तो नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि भाई मैं एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का क्लास 6 to 12 का पूरे नोट्स लेके आऊँगा आपके लिए। तो भाई नोट्स तैयार हो चुका है टोटल। हाँ, थोड़ा सा मुझे समय लगा है क्योंकि पूरे नोट्स तैयार नहीं हुए थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि भाई देखो, फिजिक्स के नोट्स तैयार हो चुके हैं, केमिस्ट्री के नोट्स तैयार हो चुके हैं, बायोलॉजी के भी हो चुके हैं, और मैंने आपके लिए बस साइंस का वादा किया था। लेकिन मैं आपके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स तैयार करके लाया हूँ। इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी नोट्स तैयार हो चुका है भाई। मैंने उसी टॉपिक से तैयार किया हुआ जिससे कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम में पास होने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके मैं आपको इसके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा ना भाई कि आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको टॉपिक है, जैसे पुस्तक लेखक हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया, या फिर देश राजधानी हो गया, आपको सारे सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको ना ट्रिक पे मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के। तो ये चीज़ तैयार हो चुका है। करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ना करंट अफेयर अवॉइड कर देते हैं भाई। वो सोचते हैं कि करंट अफेयर 4-5 नंबर का, मान लो 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसके लिए कितना पढ़े भाई, उसके लिए इतना समय ही नहीं बचता है। पूरा किताब पढ़ना होता है, कहीं से भी कुछ भी आ गया है ना, खेल से आ गया, या फिर महत्वपूर्ण घटना से आ गया, या फिर सैनिक अभ्यास से आ गया, क्या पढ़े क्या छोड़े यही समझ में नहीं आता है। तो भाई चिंता मत कीजिए, ये भी आपको टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो जैसे जैसे हम लोगों का कोई टॉपिक खत्म होगा, जैसे मान लो कि हम लोग साउंड पढ़ लिए हैं, ठीक है, लाइट पढ़ लिए हैं, तो साउंड पे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के एग्जाम में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसको पूछने की संभावना है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो भाई ये चीज़ कर लेने के बाद ना एक एकदम आपका तैयारी एकदम मस्त लेवल का हो जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, आई एम प्रॉमिस, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, तो जैसे जैसे कोई टॉपिक क्लियर होगा ना, जैसे कोई टॉपिक क्लियर हुआ उस पर आप लोगों को ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो चीज़ ऑब्जेक्टिव अगर आप बना लोगे तो बहुत ही सही तरीका से आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। स्टैटिक जीके हो गया। उसके बाद करंट अफेयर मैंने बता ही दिया है। दूसरी बात भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ना डाउट हो जाता है कि भाई ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ मुझे आप बता दो। किसी किसी को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भाई पूछ सकते हो। मैं आप लोगों की सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ भाई। ठीक है, तो जो भी कुछ मन में आए पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे आराम से डीएम कर सकते हो। मैं सारे लोगों का जो डीएम है ना, सबके जवाब दूंगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के डीएम जो है आप यहाँ से नोट कर लो, KUMAROHIT और _D29। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये चीज़ अगर आप क्लियर कर लोगे ना, तो मान के चलो कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकला किसी वजह से, तो जो चीज़ आप पढ़े हो ना, ये चीज़ पढ़े हो, तो आपका एक बेस ऐसा तैयार हो जाएगा ना कि आप आगे जो भी आने वाला एग्जाम है, जैसे बीपीएससी का मान लो कि 5.0 आएगा, ठीक, एनटीपीसी का आने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है, दरोगा का आने वाला है, बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, भी एसएससी का एग्जाम होने वाला है भाई। इन सभी में आप लोगों को काम आएगा। ऐसा नहीं है कि बस ये सब इसी में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप इसे पढ़ लोगे ना, तो काम खत्म हो जाएगा है ना। देखो एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिए ना, उसके बाद फिर आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि देखो, जो लोग यूपीएससी का भी एग्जाम तैयारी करते हैं ना, तो वो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो भाई ये तो एनसीईआरटी का पूरा नोट्स मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि देखो, ये पूरा नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है, एनसीईआरटी का है। मतलब 15-20 लोग मिलकर तैयार किए हुए हैं। इतना तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता इतने दिन में। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो, ये पूरा एनसीईआरटी का बुक है, बाकी ये बुक है सब, और बाकी मैंने इधर उधर रखे हुए हैं। तो ये सारी बुक्स हैं। ये नोट्स अगर तैयारी अच्छे से कर लेते हो ना, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो, ठीक, और ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया हुआ है उस पर आप तैयारी कर लेते हो ना भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ, बीपीएससी टीचर की छोड़ो, आप बीपीएससी प्री निकाल लोगे। बस आपको करना क्या है, आपको डेली क्लास कर लेना है आके, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना लेना है। उसके बाद आप जो भी एग्जाम में बैठो, नहीं निकलेगा फिर आप हमसे कहना, लेकिन ऑनेस्टली तैयारी करना है भाई। ठीक, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना भाई, कहीं ना कहीं आपका सक्सेस का रास्ता मिल ही जाएगा। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट है भाई, कि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किया है और वीडियो बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। ठीक है, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कर दो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हो आप।
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस और दूसरा होता है लॉजी। बायोस का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी, यानी कि जीवों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी है भाई अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी के पिता कहते हैं। एंड यहाँ पे है एक फादर ऑफ बायोलॉजी और एक है बायोलॉजी शब्द के पिता, यानी कि जो जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का आविष्कार किया उसको कहते हैं लैमार्क। तो लैमार्क एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का आविष्कार किया। बायोलॉजी कहते किसको हैं भाई? तो बायोलॉजी कहते हैं सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। सजीवों की विशेषताएं क्या होती है? तो भाई कैसे पता चला कि कोई सजीव है? तो सबसे पहली बात कि वो पोषण करेगा, यानी कि खाएगा पिएगा, है ना। जब खाएगा पिएगा तो क्या होगा? वृद्धि विकास होगा उसमें। थर्ड, चल फिर सकता है, मूवमेंट हो सकता है। तो देखो पेड़ में तो एक एक्सेप्शन है कि वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वृद्धि विकास होता है उसमें, बाकी सारी चीजें करती हैं। श्वसन करता है, पेड़ भी श्वसन करता है। तो और एक प्रजनन करता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। तो भाई ये है सजीवों की विशेषताएं, जिससे कि ऐसे पहचाना जा सकता है कि कौन सजीव है। सजीव का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। आप लोग ये मत समझना कि एग्जाम में नहीं आता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। क्योंकि देखिए जो भी कुछ मिले बस उसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, अभी के ही पेपर में बताऊंगा कि अभी आया था फादर ऑफ सेल। सेल के खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप एक बार जाके एक बार देख लेना क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। मैं वही सब चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में आता है, इधर उधर की चीज़ें बताऊंगा नहीं। मैं समझता हूँ भाई कि समय की कीमत क्या होती है। ठीक है। तो फादर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। अब है दोस्तों बोटनी। फादर ऑफ बोटनी, तो बोटनी का है थियोफ्रेस्टस। दोस्तों अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बोटनी, बोटनी का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन। और हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं ना फ्रेश फ्रेश दियो भाई, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग जो खरीदते हैं, पालक वगैरह खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं, तो कहते हैं फ्रेश दियो। तो वैसे हम लोग याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस, मतलब फ्रेश फ्रेश देना। समझ गए? अब है मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसका हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए जो भी बंदा मेडिकल का पढ़ाई करता है ना, तो वो 6-7 साल पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करते करते क्या होता है, उसका जो शरीर होता है ना फैल जाता है। तो हम लोग कहेंगे उसको कि हिप्पोपोटामस हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग उसको याद रखेंगे कि हिप्पोपोटामस से हिप्पोक्रेटस। मेडिकल के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, मतलब ये एज अ ट्रिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन ये बस मैंने ट्रिक से आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बनाया हुआ है, बस याद हो जाना चाहिए। अब है दोस्तों फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं एंटोनिवान लेवनहुक। लास्ट टाइम जो हम लोगों के एग्जाम में, लास्ट टाइम क्या, अभी जो हम लोगों का 3.0 का पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था फादर ऑफ सेल, यानी कि हु डिस्कवर्ड द सेल। तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक थे एंटोनिवान लेवनहुक और दूसरा ऑप्शन था रॉबर्ट हुक। देखो आप लोगों को ना एकदम एग्जाम में भटकाने का पूरा कोशिश किया जाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ के गए हो। अगर आप पढ़ के गए हो तो कैसे भटकोगे? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है भाई एंटोनिवान लेवनहुक, और फादर ऑफ सेल उसको कहते हैं लेवनहुक। ठीक है। बैक्टीरिया की भी खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो बैक्टीरिया की खोज की है लेवनहुक ने। और फादर ऑफ सीटोलॉजी, यानी सेल के पिता किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में आया था और आगे भी आ सकता है, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है भाई? रॉबर्ट ब्राउन, याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक के पिता कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक यानी अनुवांशिकी के पिता। अनुवांशिक से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और इस बार भी आया था जेनेटिक यानी कि जीन्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक कौन है भाई? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का खोज किसने किया था भाई? एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो दो चीज याद रखना, पहला तो जीन का खोज किसने किया था, और जीन शब्द का किसने खोज किया था। मान लो किसी बंदे ने जीन के बारे में बता दिया, लेकिन उसने यही नहीं बताया कि ये चीज है क्या,
तो एक बंदा आया, उसने कहा ये जीन, इसको जीन कहते हैं। तो उस बंदे का नाम क्या था भाई? जोहानसन। और सबसे पहले जीन किस पे खोजा गया था? तो मटर के दानों पे पहला जीन खोजा गया था। किसने खोजा था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल साहब हैं जो सबसे पहले जीन की खोज की थी, जिसे जेनेटिक के पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, ग्रेगर जॉन मेंडल। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जीव जगत को पहली बार दो भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? कार्लोस लिनियस के द्वारा। और इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी, द फर्स्ट बुक रिटन बाय हिम, दैट इज सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी इन्होंने पहली किताब लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक्चुअली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जीव विज्ञान को ना दो भाग में बांटा गया है, पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा पादप। पादप का मतलब प्लांट हो गया, जंतु मतलब एनिमल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ना दिक्कत ना हो ज़्यादा। एक है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब वही कहते हैं जिसको वर्गीकृत करना, बांटना। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है भाई? तो कार्लोस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अच्छा, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो सिम्फर ने की थी, क्लोरोफिल। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में, फिलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं कि क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? सिम्फर ने की थी। दोस्तों मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी इतने कम समय में मैं इतना ही कर पाया हूँ, और आगे अगर देखेंगे हो सकता है तो पॉसिबल होगा तो टाइपिंग वाइपिंग वाला लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस पे पढ़ लेते हैं। देखो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे लगता है कि साफ साफ दिख रहा है, इतना से हो जाना चाहिए काम। तो जितना कम समय में जितना जैसे हो सकता था मैंने किया है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। तो देखो टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, टॉपिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सट्रैक्टरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जो हम लोगों के शरीर से वेस्ट निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जो हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन है, ब्रेन देखो इससे तो हमेशा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, और हमेशा आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र, और सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन डिजीज के बारे में तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछा था, पिछली बार भी पूछा, इस बार पूछा था क्या कि कोल्ड कफ किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से, बैक्टीरिया के कारण से। तो वो सब चीजें हैं इसमें। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं भाई, आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या है, वर्क क्या है, और कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या है भाई। तो देखो, भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहलाता है। देखिए हम लोगों का जो शरीर है ना, क्या होता है कि मान लो कोई फल खाते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे शरीर से निकल जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारा शरीर उसको ग्रहण कर लेता है। तो वही जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है ना, उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दो चीज़ें हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, जो भी फल हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, यानी जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो उसको कहते हैं पोषक तत्व। अब देखिए वर्क पढ़ेंगे। डिफिनेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, अब है वर्क। वर्क क्या होता है? देखिए, यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में वृद्धि विकास में सहायक होता है। अब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ना। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों के शरीर में एनर्जी आता है, और वृद्धि विकास में सहायक होता है, हमारा शरीर ग्रोथ करता है। तो वर्क यह है। अब है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन के तीन टाइप होते हैं। पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा अंडर न्यूट्रिशन, और थर्ड है मल न्यूट्रिशन। पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे कि मान लो आप आपका ना पूरे दिन का ऐसा टेबल है कि आप सुबह में नाश्ता कर लिए,
नाश्ता ब्रेड हो गया, दूध हो गया और अंडा हो गया। तो ब्रेड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दूध से आपको कार्बोहाइड्रेट और उसमें प्रोटीन होता है, अंडा से आपको प्रोटीन मिल गया। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई। और दोपहर में आपने कुछ भी खाया तो उससे देखो ऐसा कुछ खाओ जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये सभी चीज़ें मिल जाए। तो उसको कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। अब है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन में वो लोग आ जाते हैं जिसको सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ढंग से खाना वाना नहीं खा पाते हैं, उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो उसको कहते हैं मल न्यूट्रिशन। तो ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक। अब देखो ये एक चीज़, एक टेबल है जिसमें क्या होता है कि अगर सेम काम अगर कोई पर्सन मेल पर्सन करता है तो उसको कितना एनर्जी चाहिए होता है, और कोई सेम काम अगर फीमेल पर्सन करती है तो उसको कितना एनर्जी चाहिए होता है। ये एक टेबल है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ वर्क, लाइट वर्क सेकंड में है 8 आवर वर्क, और थर्ड में है हेवी वर्क। लाइट वर्क अगर मेल कोई करता है तो उसको 2000 कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक। और लाइट वर्क अगर कोई फीमेल करती है तो उसको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। कैलोरी क्या होता है, एनर्जी को मापते हैं इससे, मेजरमेंट। ठीक है। दूसरा है 8 आवर वर्क्स। अगर कोई आदमी 8 घंटा वर्क करता है तो उसको 3000 कैलोरी चाहिए, और वही फीमेल को क्या 2500 कैलोरी चाहिए। ये कम ही न्यूट्रिशन में ना फटाफट इतना वर्क कर देती है। थर्ड है हेवी वर्क। हेवी वर्क में ना आदमी को कितना चाहिए 3500 कैलोरी पर डे, लेकिन वही लेडीज़ को क्या चाहिए 3000 कैलोरी पर डे। तो ये एक टेबल है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। क्या करना है, लाइट वर्क में आदमी को कम चाहिए और लेडीज़ को ज़्यादा चाहिए 100 कैलोरी। 8 घंटा में 3000 और 2500, और हेवी वर्क में 3500 और 3000। आगे बढ़ते हैं भाई। अब है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पोषण की प्रक्रिया, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। एक है ऑटोट्रॉप्स और एक है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो भाई अपना खाना खुद बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में जो खाना बना रहे हैं वो उस खाना की बात कर रहा हूँ। वो आप जो खाना बना रहे हो तो वो मान लो रोटी बना रहे हो, तो रोटी आप कहाँ से ला रहे हो, गेहूँ से ला रहे हो। गेहूँ कहाँ से आ रहा है, तो गेहूँ तो आ रहा है भाई गेहूँ के पौधों से। तो वो गेहूँ के पौधे से आप लिए तब तो आप बनाए। तो एक्चुअल में वो खाना किसका है, गेहूं के पौधों का है। और गेहूं क्या है, एक पौधा है, तो पौधे पे आप डिपेंडेंट हो। ठीक है। तो ऐसा वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाए। जैसे ऑल प्लांट किंगडम, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड हैं या तो पौधों पे, या तो पौधों पे डिपेंड है, या तो हम लोग डिपेंड हैं जानवरों पे। तो जानवर भी डिपेंड होते हैं क्या पौधों पे, है कि नहीं। तो यानी हम लोग पूरा डिपेंडेंट है पौधों पे। तो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। समझ गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का कि खाना जो होता है, हम लोग जो खाना घर में बनाते हैं वो चीज़ एक्चुअल में वो खाना तो होता है पौधों का। जैसे मान लो हम लोग फल ही खाते हैं तो वो तो फल का होता है, हम लोग फल का सॉरी हम लोग पौधों का होता है, पौधों का हम लोग लेके आते हैं, तो एक्चुअल में वो तो पौधों का होता है। तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखिए समझिए इसको अब यहाँ पे। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आपके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, नहीं कहते हैं भाई। तो आप क्या हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में संपन्न होता है। अब देखिए समझिए बात को, फोटोसिंथेसिस हम लोग 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक है यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, समझिए बात को। इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये पौधे सूर्य के प्रकाश में खाना बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में उनको हीट मिलता है। ठीक है। हीट ले लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, और हवा से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए हवा से, और उसके बाद ये दोनों मिलके
अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो होता है पत्ते। पत्ते अगर नहीं होना तो फोटोसिंथेसिस ना हो, इतना समझ लो। तो खाना बनाने के लिए पत्तों में ज़रूरी होती है पत्ते। तो सूर्य के प्रकाश में ये खाना बनाते हैं और पत्ते इसमें सहायक होते हैं। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कहते हैं एस्टोमेटा, या हिंदी में कहते हैं रंध्र। वो क्या करता है ना कि CO2 लेता है, CO2 अंदर ले लेता है और CO2 ले लेता है और O2 रिलीज करता है। तो इस तरीके से खाना बन जाता है पौधों में। पत्तों में क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। देखिए याद रखिएगा आप लोग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण से होता है भाई? तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है। लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जाइलम और फ्लोएम, ये एक केसिकत्व, दिस इज अ कैपिलरी एक्शन। एक कैपिलरी एक्शन है। जब क्या होता है कि पौधे के जो जड़ होता है ना, जड़ से जमीन से क्या करता है, पौधे के जड़ पानी को खींच के ऊपर तक ले जाता है। आप उसको कभी तोड़ के देखोगे ना, मान लो कि ये पौधे का टहनी है, अब इसको बीच से काट के उसके बाद इसको जूम करोगे ना, तो इस तरीके का रहेगा, चारों तरफ ऐसे छोटा छोटा छिद्र रहेगा। तो वो केसिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर जाता है। तो उसको कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, XYLUM, जाइलम एंड FLOAM, जाइलम एंड फ्लोएम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जमीन से खनिज लवण केसिकत्व के कारण पूरे पौधों में पहुंचता है। सूर्य से सनलाइट, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और पत्तियों में एस्टोमेटा के द्वारा CO2 ग्रहण और O2 उत्सर्जन करता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि पत्ते होते हैं और पत्ते में ना एस्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि इसमें CO2 घुस जाता है और उसके बाद खाना जब बन जाता है तो वेस्ट मटेरियल के रूप में O2 निकलता है, O2। और वो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है। समझ गया? तो इसका भी हम लोग अभी बताता हूँ आप लोगों को कैसे होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर से मापते हैं। फोटोमीटर, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन कहते हैं उसको, कि कितना उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ट्रांसपीरेशन, जो पौधे सांस लेते हैं उसके दर को, उसके रेट को क्या कहते हैं? फोटोमीटर से मापते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं भाई। खनिज और जल, देखिए खनिज और जल कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी से मिलता है। जड़ केशिकत्व कैपिलरी एक्शन के माध्यम से मिट्टी में मौजूद खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पत्तियाँ। पत्तियाँ अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जितना बड़ा बड़ा पत्ती रहेगा ना, समझ लो कि पौधे का वृद्धि उतना ही ज़्यादा तेज होगा। इसे करने में पौधों में मौजूद संयोजिक ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जाइलम की मदद से एवं फ्लोएम की मदद से क्या करते हैं? पानी को ऊपर नीचे करते हैं, पहुंचाते हैं। अब देखिए एक और जो टॉपिक है, एक और जो चीज़ है, जो सनलाइट होता है ना, जो सनलाइट होता है वो रेडिएशन के माध्यम से हम लोगों के पृथ्वी पे आता है। रेडिएशन यानी विकिरण, विकिरण के रूप में आता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और मैक्सिमम जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, रेड और ब्लू में होता है, और मिनिमम जो होता है बैगनी और हरा में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण, आप लोगों को पता है कि जो लाइट है ना, लाइट व्हाइट कलर का जो लाइट है उसमें 8 कलर छिपे हुए होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? VIBGYOR, विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है रेड और ब्लू में होता है, और बैगनी और हरा में सबसे कम होता है। अब एक चीज़ देखिए भाई, ये है फोटोसिंथेसिस का। देखिए CO2 जो पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से लेते हैं, यानी कि हवा से लेते हैं। और H2O क्या होता है? H2O लेते हैं जमीन से। ठीक है। और ये है ऐसे, यहाँ से उनको सनलाइट मिला,
यानी कि समझ लो कि आप सब्जी बना रहे हो तो ये सब्जी क्या कहते हैं, ये आलू आलू डाल दिए और ऊपर से मसाला वसाला डाल दिए, और हम लोग क्या करते हैं पानी वानी डाल के और उसको क्या करते हैं आग पे चढ़ा देते हैं, तो उसको गर्म करते हैं, तो समझ लो कि ऐसे गर्म हो रहा है। और उसका जो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है भाई, तो C6H12O6, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया जो पौधे का एक तरह से खाना है। और H2O पानी जो है वेस्ट मटेरियल में निकल गया, और O2 भी वेस्ट मटेरियल में निकल गया। ऑक्सीजन तो ये सब निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है पौधों से, सॉरी पौधे में से पत्तियां जो होती हैं उसमें से निकलता है, तो पत्तियों में से ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। भाई आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं ये सब सारी चीज़ें फ़ोन पे कर रहा हूँ, मेरे पास इतना संसाधन नहीं है जिससे कि मैं कर सकूँ, तो आप इतना सा मैनेज कर सकते हो। भाई पढ़ाई में बस आप लोग फोकस करो, और बाकी जैसा होगा आगे देखा जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये 6, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये 6 और 12 क्यों लिखा गया है, तो देखिए इक्वेशन को ना इक्वल करने के लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये चीज़ें लिखी गई है। हम लोग वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसे हुआ है। अब देखिए इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल एवं ऑक्सीजन वेस्ट के रूप में निकलता है, पता ही है। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कि जल और ऑक्सीजन पौधे में वेस्ट के रूप में निकलते हैं या प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा, फिट हो जाएगा, समझ गए। अब है पत्ती एस्टोमेटा के माध्यम से जल एवं ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, ये तो आप लोगों को पता ही है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे पौधे सांस लेते हैं भाई, ऐसा समझ लो आप कि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं कैसे, पोटोमीटर से, ठीक है। प्लांट में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एक है ऑक्सिन और एक है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ में मदद करता है। पौधे कभी कभी कोई कोई पौधा देखोगे कि 10 या 15 दिन में बड़े हो जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीन ज़्यादा होता है। हार्मोन हम लोगों के अंदर भी होता है और पौधों के अंदर भी होता है, तो ये पौधे वाले हार्मोन है। पहला है ऑक्सीन और साइटोकिनिन। ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं, फूलों के रंग दिखाने वाले अलग होते हैं और उनका खिलने के लिए अलग होते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, बाकी हम लोग प्लांट किंगडम में ये सारे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए साइटोकिनिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है साइटोकाइनिन, याद रखना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है, पौधे के वृद्धि विकास में मदद करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ याद रखना, जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये पौधों को कनेक्ट करता है, जैसे पत्तियों से ग्लूकोज को लेकर पौधे में अन्य भाग तक पहुंचाता है। और क्या करता है, जड़ से जो पौधे का जो जड़ है वहां से क्या करता है, वाटर को लेके चारों तरफ सप्लाई करता है। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, तो फुनगी में जो छोटा छोटा पत्ता होता है ना, नया नया पत्ता, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अब है भाई न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उस चीज़ को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ भी जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, अंडा हो गया, कुछ भी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, खाने से क्या मिलता है भाई हम लोगों को। सबसे पहली चीज़ की एनर्जी मिलता है, ठीक, वृद्धि विकास होता है और दैनिक कार्यों में मदद करता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो क्या होगा, मान लो 3-4 दिन हम लोग नहीं खाए तो हम लोगों का शरीर कमजोर पड़ जाएगा, हम लोग बोलने में बोल भी नहीं पाएंगे ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। तो खाना खाना इज लाइक अ न्यूट्रिएंट्स, खाना को न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग बांटेंगे तो देखिए कार्य एवं उपयोगिता के आधार पे उसका कार्य क्या है, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पे। कार्य एवं उपयोगिता के आधार पे तो ऊर्जा, काम क्या है भाई न्यूट्रिएंट्स का, तो ऊर्जा, सबसे पहले तो ऊर्जा देता है हम लोगों को, यानी कि एनर्जी देता है। वृद्धि विकास, हम लोगों का शरीर उससे बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। जेनेटिक कैरियर, हम लोगों के जेनेटिक कैरियर में भी ये काम आता है, ठीक। उसके बाद है रासायनिक संगठन के आधार पे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब है 1 जूल इक्वल टू 1.8 किलो कैलोरी। 1 जूल बराबर 4.18 किलो कैलोरी होता है। इसी को उल्टा अगर कर देंगे, देखिए हो सकता है कि आप ये पढ़ के जाओ और एग्जाम में ये आ जाए।
तो बेहतर है ना कि दोनों को आप पढ़ लो, या फिर इसको अगर उल्टा करोगे तो इतना आ जाएगा, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 0.24 जूल। ये हो गया। ऊर्जा मुख्यतः दो पोषक तत्व शरीर को प्रदान करते हैं। हम लोगों के शरीर को ना ऊर्जा मात्र दो ही चीज से मिलता है, ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, ग्लूकोज। आप लोग ध्यान देना कभी भी कि किसी को अगर दौड़ने वोड़ने जाना होता है, किसी का रनिंग होता है, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज ले लेता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है। आप लोग एक ड्रिंक आता है, मॉन्स्टर ड्रिंक आता है, तो वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, हमारे शरीर में तुरंत घुल जाता है और एनर्जी प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फटाफट से एनर्जी दे देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 4.3 कैलोरी, लेस एनर्जी बट इंस्टेंट। तो हमारे शरीर में याद रखिएगा, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। दूसरा है फैट। फैट क्या है, 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी होता है। तो 1 ग्राम में क्या होता है, 4.3, और यहाँ पे 1 ग्राम में होता है 9.3। तो सबसे ज्यादा तो भाई वसा में हुआ ना, फैट में हुआ। लेकिन दिक्कत यह है ना कि ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, आज खाओगे हो सकता है 10 दिन बाद मिले। देखो इसका काम क्या है, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये आपको काम आता है कब, जब आप एकदम उपवास में हो, एकदम फास्टिंग में हो, तो आपके शरीर में क्या होता है कि उस दिन तो आपको खाना नहीं खाना है, तो आपके शरीर में जो फैट जमा होता है, धीरे धीरे वहां से आपको एनर्जी मिलता है। तो उस दिन आप लोग आराम से रह लेते हो क्योंकि एनर्जी मिल रहा है। ऐसे समझ लो ना कि जो मोटे लोग होते हैं ना, वो एक दिन नहीं भी खाए तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन पतले लोग एक दिन नहीं खाए तो पता चलता है कि आंख आंख में एकदम धसवस जाता है, वैसे हो जाता है, ठीक। अब है भाई डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो एक चीज था जिसको कहते हैं एनर्जी, और दूसरा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो एक चीज से, दो चीज से एनर्जी मिलता है हम लोगों को, पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट। इससे हम लोगों का जो शरीर है ना वो डेवलप करता है। तो वो क्या चीज़ है भाई, वो है प्रोटीन। प्रोटीन को जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसको जितना भी छोटा तोड़ोगे तो लास्ट में एक छोटा कण मिलेगा, उसको कहते हैं एमिनो एसिड। सेम चीज़ यहाँ भी होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप तोड़ोगे तो सबसे छोटा जो आप चीज़ मिलेगा वो है ग्लूकोज। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। वैसे ही अमीनो एसिड है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है अमीनो एसिड। यहाँ पे आप देखो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन टूटा तो पेप्टाइड बना, पेप्टाइड फिर टूटा तो पेप्टॉन बना, पेप्टॉन टूटता है तो बनता है अमीनो एसिड। ऐसे याद रखेंगे, प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टॉन, पेप्टॉन से अमीनो एसिड। और इसका स्पेशल काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बड़ा बड़ा डब्बा लेके आते हैं और प्रोटीन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो और मान लो घर पे कुछ खा भी रहे हैं तो वो प्रोटीन वाली चीज खाएंगे। इससे क्या होगा कि उनका जो शरीर है ना जल्दी डेवलप करता है। आप देखोगे कि आप 1-2 महीना जिम करो जाके, आपका जो शरीर है ना जल्दी डेवलप कर जाएगा। तो प्रोटीन है भाई, वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, याद रखेंगे। अब बात आता है, देखो ये चीज तो हो गया कि कार्य एवं उपयोगिता के आधार पे। अब है भाई संगठन के आधार पे। एक्चुअली प्रोटीन बनता कैसे है, तो देखिए, जब राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बगल से कोई एन आ गया यानी नाइट्रोजन आ गया, तो समझ लीजिए कि उसमें प्रोटीन बनना शुरू हो गया। लेकिन नाइट्रोजन आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, राइजोबियम बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है भाई। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब देखिए पौधे, जैसे फली वाले पौधे होते हैं ना, दलहन के जो पौधे होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। दाल वाल खाओ, चना खाओ, तो उसमें प्रोटीन मिलता है। तो उसमें शुरू में प्रोटीन नहीं रहता है, लेकिन प्रोटीन आता कहाँ से है, तो देखिए जब वो पौधे किसान लगाता है ना, तो उनके जड़ में ना एक बैक्टीरिया आ जाता है।
जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो लिगामिनस फैमिली के पौधों में पाया जाता है। इस पौधे को कहेंगे लिगामिनस, जिसमें फली वाले पौधे होते हैं। ठीक। तो जैसे फली वाले पौधे हो गए, चना हो गया, क्या कहते हैं, बादाम हो गया, मूंगफली, चना और दलहन वाले पौधे हो गए, तो इसमें मिलता है उसके जड़ों में। इनको चाहिए होता है नाइट्रोजन, लेकिन हवा में तो 78% नाइट्रोजन है, ये डायरेक्ट ले नहीं पाते हैं। अब आप ही को मान लो कि रोटी खाना है, तो आपको गेहूं दे दिया जाए, बोला कि चबा लो, तो क्या खाओगे? नहीं ना। तो इसको भी ऐसे नहीं मिल पाता है। तो ये क्या करते हैं ना, इसके नीचे जड़ों में ना एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसको देता है। तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कौन करता है भाई? तो वो करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन इसको देता है। तो पहले सी होता है HO, ये तो इनके पास है, ये है कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ जब N लग जाता है नाइट्रोजन, तब ये जाके बन जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन से हैं, तो हनी, हनी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा, हनी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई सोयाबीन में, मूंगफली में, दाल में, दूध में, मछली, अंडा, पनीर, दही, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अब है भाई जेनेटिक कैरियर। जेनेटिक कैरियर में क्या होता है भाई? देखिए सबसे पहले तो होता है डीएनए, डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, इस तरीके का। वह डॉक्टर के गाड़ी पे देखोगे ना, ऐसे बना रहता है, दो सांप रहता है वो इसी पे लपेटा हुआ, तो ऐसा समझ लो। और आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स, ऐसे। ये वाला अगर हटा देंगे तो खाली यही बचेगा, सिंगल हेलिक्स कहते हैं इसको। अब देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन, जेम्स वाटसन ने की थी डीएनए की खोज, डाई ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी भाई? क्रोमोसोम की खोज की थी स्टार्स बर्गर ने। ध्यान से देखिए, स्टार्स बर्गर, याद रहेगा स्टार्स बर्गर। क्रोमोसोम शब्द की खोज किसने की थी भाई? तो वो किया था वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम शब्द की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। एक और बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में क्रोमोसोम कितने पेयर होते हैं भाई? 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 46 होता है क्रोमोसोम। गुणसूत्र मिलाते हैं ना जब शादी ब्याह होता है, तो क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल? 23 पेयर। एक में दो होता है, तो 23 यानी कि 46 लोग, 46 होते हैं टोटल, याद रखिएगा। अब है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? दो तरह के होते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? तो देखिए बड़ा, कैटा से क्या रहा है? यानी कि काटना है। कैटा यानी कि काटना है, काट देंगे, यानी कि कोई बड़ा चीज है उसको काट काट के छोटा टुकड़ा बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कुछ भी बड़ा चीज है ना जो छोटे में टूट जाता है, उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म। जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा खाते हैं, उसको तोड़ते हैं और पेट में जाने के बाद और टूटता है, तो वो कटा टूट गया ना, जो भी चीज टूटेगा उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और जो चीज छोटा छोटा चीज मिलके बड़ा बनेगा उसको कहेंगे क्या? एनाबॉलिज्म कहेंगे, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं यहाँ पे। उपापचयी नियंत्रक पोषक तत्व, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीजें होते हैं इसमें, जो हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है, जिससे पोषक तत्व मिलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। अब देखिए रासायनिक संगठन के आधार पे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पे कितने पोषक तत्व हैं उसका वर्गीकरण किया गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो। देखो पहला है
MACRO, दूसरा है MICRO। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है भाई, दोनों में अंतर यहाँ पे भी है। देखिए, पहला चीज़ है शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और शरीर में कम आवश्यकता होती है। इसका पाचन शरीर के अंदर होता है, इसका पाचन शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैक्रो में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और इसमें क्या हो गया भाई, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लीजिएगा तो 4.1 कैलोरी मिलेगा, 1 ग्राम फैट लीजिएगा तो 4.2 कैलोरी मिलेगा। बट 1 ग्राम अगर फैट सॉरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये 1 ग्राम अगर फैट लेते हैं तो क्या मिलेगा, 9.2 कैलोरी। सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होता है ना आपको फैट में मिलता है, लेकिन फैट आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, इसलिए आपको इसको इंस्टेंट एनर्जी कहते हैं। दूसरा, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, 50 से 70%। हमारे शरीर में जो एनर्जी होता है सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन था बस, ठीक है। और ये सब छोटे छोटे जो चीज़ें आ गई हैं इसको नेगलेक्ट कीजिएगा फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।